फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 21 ऑफ अकाउंटेंसी। कल हम लेक्चर आपके लिए इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं कि कौन सा टॉपिक कराना है, कौन सा नहीं कराना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक अकाउंट्स में डिस्कस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस तो करेंगे चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स में आए या ना आए, क्योंकि हम बना रहे हैं अकाउंट्स का बेस। तो डिसाइड करने के लिए कि कौन सा टॉपिक पहले कराया जाए, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए कल का हमने गैप दिया। आपने उसमें प्रैक्टिस की होगी, मुझे पूरा भरोसा है आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अपना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसा है कि एकदम ये होना चाहिए आपको टिप्स पे कि करना क्या है। और हम लोग जो इसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिफरेंट मेथड से कि आपको ये एकदम केक वॉक लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम ये बनाते क्यों हैं और ये होता क्या है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस में। अब डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइमिंग की वजह से। किस चीज़ की टाइमिंग देखते हैं। देखिए, बिजनेस में बैंक की ट्रांजैक्शंस दो तरीके से रिकॉर्ड होती हैं। दो तरीके से कह लीजिए, या उसको वेरीफाई करने के दो सोर्सेज होते हैं। एक होता है हमारा कैश बुक, जिसमें बिजनेसमैन खुद एंट्री करता है। एक होता है पासबुक। पासबुक क्या दिखाता है? पासबुक दिखाता है जो एंट्री बैंक ने की है। हमारे अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको बैंक अकाउंट में क्या किया गया है वो दिखाता है हमारा पासबुक, और कैश बुक प्रिपेयर करता है बिजनेसमैन। तो देखिए, अब इन दोनों बुक्स में हमारे कुछ आ जाते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आते हैं टाइमिंग की वजह से। कैसे टाइमिंग? एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल ये हुआ, मान लीजिए आपने किसी को किया चेक इशू। चेक इशू मतलब आपने चेक काट के दिया कि तू मेरे बैंक में जाना और पेमेंट ले लेना, ठीक है। तो उस टाइम आपने अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर दी कि आपने अपना बैंक बैलेंस घटा लिया, लेकिन वो ए जो है जिसे आपने चेक दिया है वो 1 मंथ के बाद गया उसे जमा कराने। तो यहाँ आ गया टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि कैश बुक में आप पिछले महीने ही दिखा चुके हैं, लेकिन पासबुक में वो कब रिफ्लेक्ट होगा? पासबुक में रिफ्लेक्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ। तो इसीलिए इन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए जो हमारी स्टेटमेंट बनती है वो बनती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए, बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे लिए होता है असेट, ठीक है। लेकिन बैंक के लिए जो हमारी डिपॉजिट्स होती हैं वो होती हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होती हैं? क्योंकि जब भी मैं बैंक से पैसा मांगने जाऊंगा उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसे वो रिटर्न करे, इसलिए हो जाती है वो लायबिलिटी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि डिपॉजिट्स हमारी बैंक के लिए है लायबिलिटी, लेकिन बैंक का बैलेंस हमारे लिए है असेट, क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम उसको कभी भी लेने जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared to reconcile the balances in the cash book and the passbook due to the differences that may arise because of the timing at which the transactions are recorded in both the books. जो हमारा डिफरेंस टाइमिंग की वजह से आ गया, जब हमने
ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड की या तो कैश बुक में या बैंक ने रिकॉर्ड की पासबुक में, उसे रिकंसाइल करने के लिए स्टेटमेंट हमारी बनती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है कैश बुक में होती हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जिन्हें करता है बिजनेसमैन या कोई भी अकाउंटेंट हो गया, और पासबुक में करता है बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, चलिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बैंक का बैलेंस हमारे लिए है असेट। तो हमारे लिए अगर बैंक बैलेंस में कुछ ऐड होगा, असेट हमारी इंक्रीज होगी तो वो हो जाएगा डेबिट, अगर कुछ डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लॉजिक यही है कि कैश बुक में बैंक बैलेंस हमारा है असेट। अब पासबुक जो है वो बनाता है बैंक, तो बैंक के लिए हमारा बैलेंस जो है, हमारी डिपॉजिट्स जो हैं वो है लायबिलिटी। तो अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है बैंक की तो वो करेगा क्रेडिट। तो प्लस अगर होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में पहले हैं 5,000 रुपये, आप 1,000 रुपये और जमा कराने गए तो बैंक उसको करेगा क्रेडिट, क्योंकि उसकी लायबिलिटी 1,000 से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और अगर कुछ कम होता है, आपने 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए तो बैंक की लायबिलिटी कम हो गई तो वो कर देगा डेबिट। इतना सा लॉजिक है बस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं। सिर्फ आज इतना ही डिस्कस करेंगे जिससे हैवी ना हो जाए लेक्चर। हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि टाइमिंग डिफरेंस किस बेसिस पे होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। देखिए, टाइमिंग डिफरेंस। चेक इशूड बाय फर्म बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया, मतलब आपकी फर्म है, आपने इशू कर दिया मार्च के महीने में। अब चेक की जो डेट होती है वो होती है 3 महीने की। 3 महीने में सामने वाली पार्टी कभी भी जाए पेमेंट लेने, तो वो पार्टी गई अप्रैल में। तो मार्च में तो आपने अपनी कैश बुक तो कर दी कम, लेकिन पासबुक में जो हमारा बैलेंस कटा वो कटा हमारा अप्रैल में। तो यहाँ आ गया टाइमिंग डिफरेंस। इसको हम रिकंसाइल करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जैसे चेक इशू हुआ वैसे ही जब चेक हमने बैंक में लगाया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, मतलब जब हम अपना चेक डिपॉजिट करने गए तभी हमने अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में कब एंट्री होगी? जब बैंक वो चेक कलेक्ट कर लेगा, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मान लीजिए उसमें 1 हफ्ता लग गया, तो यहाँ भी आ गया टाइमिंग डिफरेंस। इस चीज़ को भी हम रिकंसाइल करेंगे BRS में। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब ये क्या है? ये है हमारा कि अगर कोई चार्जेस हैं जो बैंक ने लेने हैं, जैसे SMS के चार्जेस होते हैं या कोई इंटरेस्ट कटता है, तो वो हमारे जो चार्जेस डिडक्ट होते हैं वो बैंक हमें बताता नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली या जैसे भी बैंक की पॉलिसी है वैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो हाँ, उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं की होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो डिडक्ट हुए हैं। तो जब हम पासबुक में एंट्री करा के लाएंगे तब हमें पता लगेगा कि ये हमें कैश बुक में भी डालना है। तो इस डिफरेंस को रिकंसाइल हम करेंगे BRS से। नेक्स्ट आता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमें देना है पैसा, उसे हमारी अकाउंट की डिटेल्स पता है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ही पैसा डलवा दिया, तो हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ की कि कब डला। तो पासबुक में एंट्री हो गई लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। ये भी हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। मान लीजिए आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे आता है डिविडेंड। वो डिविडेंड आता है डायरेक्ट आपके अकाउंट में, मतलब पासबुक में तो एंट्री हो गई,
कैश बुक में अभी तक नहीं हुई। ये हो गया डिफरेंस, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अगर हमने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हर महीने हमारे अकाउंट में से आप रेंट का पैसा ABC को भेज दीजिए, तो वो तो डिडक्ट हो जाएगा, मानते हैं। देखिए, देखते हैं, अगर वो पैसा डिडक्ट हो जाता है 8 तारीख को, ठीक है, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई 8 तारीख को, लेकिन हमने एंट्री कराई 16 तारीख को, तो हमें पता लगा कि 8 तारीख को डिडक्ट हो चुके हैं। तो 16 को हम अपनी कैश बुक में एंटर करेंगे, तो यहाँ भी आ गया टाइमिंग डिफरेंस। इसको रिकंसाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है चेक्स डिपॉजिटेड और बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। मतलब क्या हुआ कि हमने कोई किया चेक डिपॉजिट बैंक में, तो उस टाइम हमने अपना बैंक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, अपनी बुक में हमने असेट इंक्रीज कर दी, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री तो होगी ही नहीं, वो हो गया डिसऑनर, या कह लीजिए नॉर्मल भाषा में वो हो गया बाउंस। तो वो हमें बाद में पता लगेगा। तो यहाँ भी कैश बुक और पासबुक में आ गया डिफरेंस। तो ये डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए ही हम बनाते हैं अपना BRS, विच इज़ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर ऐसा है आपकी टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस 11th क्लास वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसमें और मज़ा आएगा क्योंकि हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करके चलिए। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।